हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप सब लोग ठीक होंगे। तो स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी बाय हेमा। तो आप लोगों को चैनल के माध्यम से रोज़ जॉब की अपडेट भी मिलती है और मैं थोड़ा सा आप लोगों को हिस्ट्री से या हिस्ट्री की क्लासेस भी इस चैनल में देती हूँ। तो आप लोग चैनल के साथ जुड़े रहिए और हो सके तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। ठीक है, तो मैंने आप लोगों के साथ बौद्ध, जैन एवं अन्य साहित्य इसका थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन लास्ट वीडियो में दे दिया था। उसके बाद आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारी। ठीक है, इसमें हम यूनानी रोमन लेखकों के बारे में बात करेंगे, चीनी लेखकों के बारे में बात करेंगे, अरबी और अन्य आए थे उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है हो, और एक पुरातत्व साक्ष्यों से मिलने वाली जानकारी के बारे में भी हम लोग वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो बात करते हैं पहले जो यहाँ यूनानी रोमन लेखक आए थे उनके बारे में। तो सबसे पहले आया था यहाँ टेसियस। तो यह ईरान का राजवैद था। भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण और अविश्वसनीय है। ठीक है, मतलब यह है कि कुछ इसके बारे में है नहीं। ये है कि टेसियस आया था और यह ईरान का एक राजवैद था, इसके बारे में इतना कुछ मिलता नहीं है। उसके बाद बात करूँ हेरोडोटस की, तो इसे इतिहास का पिता कहा जाता है। इसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत फारस यानी ईरान के संबंध में वर्णन किया है, परंतु इसका विवरण भी अनुश्रुतियों एवं अफवाहों पर आधारित है। तो हेरोडोटस को इतिहास का पिता यानी फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है। तो इसके बारे में भी कुछ ऐसे खास इनके बारे में कुछ दिया नहीं है, बाकी है कि इनकी जो अपनी बुक थी उसका नाम था हिस्टोरिका। ठीक है, उसके बाद सिकंदर के साथ आने वाले जो लेखक थे निरियाकस, आनेक्रिटियस तथा अरिस्टोबुलस के विवरण अधिक प्रमाणिक हैं। मेगास्थनीज यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। तो जो मेगास्थनीज है सेल्यूकस निकेटस का राजदूत था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में बताया। ठीक है, इसने मौर्य युग के समाज संस्कृति के विषय में बताया। इसकी पुस्तक का नाम इंडिका था और इसका नाम मेगास्थनीज था। सेल्यूकस निकेटर का यह राजदूत था। और बाकी जो ऊपर सिकंदर के बारे में हमने बात की, इसके बारे में एक पूरा वीडियो आएगी सिकंदर के बारे में। चैनल के साथ जुड़े रहिए, बाकी आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। उसके बाद बात करूँ डाइमेकस की, यह सीरियन नरेश अंतियोकस के का राजदूत था जो बिंदुसार के दरबार में आया था। इसका विवरण भी मौर्य युग से संबंधित है। ठीक है, उसके बाद डायोनिसियस, यह मिस्र नरेश टॉलमी फिलेडेल्फस का राजदूत था जो अशोक के दरबार में आया था। उसके बाद टॉलमी, इसे दूसरी शताब्दी में भारत के भूगोल नामक पुस्तक लिखी थी। टॉलमी ने भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी थी। इसके बाद प्लिनी, इसने प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी। इसमें भारतीय पशुओं, पेड़ों और खनिज पदार्थों आदि के बारे में इन्होंने वर्णन किया है। पेरिपल्स ऑफ द इरिथियन सी, इस पुस्तक के लेखक के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती, जैसे कि आप लोगों ने अभी सारे पुस्तक के लेखक के बारे में भी जाना होगा। तो यह लेखक करीब 80 ईस्वी पूर्व में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। इसने उस समय के भारत के बंदरगाहों तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी दी थी। उसके बाद हम बात करते हैं चीनी लेखक के बारे में। तो फाइयान था। फाइयान जो था यह चंद्रगुप्त नरेश, जो चंद्रगुप्त था मौर्य, उसके दरबार में आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था मौर्य वंश से। तो इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज के बारे में बताया है, यानी मध्य प्रदेश के समाज की संस्कृति के बारे में बताया है। इसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया है। ठीक है, उसके बाद संयुगन आया था 518 ईस्वी में भारत आया। इसने 3 वर्षों में बौद्ध धर्म की यात्रा की। बाकी इम्पोर्टेंट हेनसांग, हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया। हेनसांग 629 ईस्वी पूर्व में चीन से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया था इसने। ठीक है, लगभग 1 वर्ष की यात्रा के पश्चात सर्वप्रथम यह भारतीय राज्य कपिसा पहुंचा। भारत में 15 वर्ष ठहरकर 645 में यह वापस से फिर चीन लौट गया। उसके बाद यह बिहार में नालंदा
जिला स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा भारत से बौद्ध धर्म ग्रंथों को एकत्र करने के लिए आया था। इसका वर्णन यानी इसका जो भ्रमण वृत्तांत है सीयू की नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। इसने हर्षकालीन समाज, धर्म, राजनीति के बारे में बताया। इसके अनुसार जो हिनसांग के अनुसार सिंध का राजा शूद्र था। हिनसांग ने बुद्ध प्रतिमा के साथ साथ सूर्य और शिव की प्रतिमाओं का भी पूजन किया, ठीक है। और उसके बाद हिनसांग जो है इसने नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण, इसने बताया कि नालंदा जो विश्वविद्यालय है उसका निर्माण कुमारगुप्त प्रथम ने करवाया है। इसने नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ाई भी की। और नालंदा जो विश्वविद्यालय है वो बिहार में है, ठीक है। हिनसांग ने सीयू की नामक पुस्तक लिखी, मैंने बता दिया आपको। और हिनसांग को जो अन्य नामों से इसको संबोधित किया जाता है, यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है इसको, ठीक है। उसके बाद इत्सिंग की बात करूं तो इत्सिंग जो था वो 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमाशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का वर्णन किया है, ठीक है। उसके बाद अरबी लेखक पे आते हैं। अरबी लेखक है अल-बरूनी। महमूद गजनवी के दरबार में के साथ यह भारत आया और अरबी में लिखी है इसकी कितनी किताबुल हिंद और तहकीके हिंद थी। आज भी इतिहासकारों के लिए महत्वपूर्ण स्रोत है। यह एक विस्तृत ग्रंथ है जो ग्रंथ और दर्शन, त्योहारों, खगोल विज्ञान, कीमिया, रीति रिवाजों, प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भार तौल, मापन विधियों, मूर्तिकला, कानून, मापतंत्र, विज्ञान आदि विषयों के आधार पर 80 अध्यायों में विभाजित है। इसमें राजपूत कालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीति आदि पर सुंदर प्रकाश डाला गया है। तो अल-बरूनी के बारे में कुछ ज़्यादा है नहीं, ऐसा कह सकते हैं कि अल-बरूनी महमूद गजनवी के दरबार में आया और उसकी जो पुस्तकें थी किताबुल हिंद और तहकीके हिंद थी। उसके बाद इब्न तूता है, इसने अरबी भाषा में लिखा, इसका वृत्तांत रहला था, ठीक है। और 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर तथा सबसे रोचक जानकारी देता है। 1333 में दिल्ली पहुंचने पर इसकी विद्वता से प्रभावित होकर सुल्तान महमूद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी यानी न्यायाधीश नियुक्त किया था। तो इब्न बतूता के बारे में हम पढ़ सकते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया और इसकी पुस्तक का नाम था रिहला और इब्न बतूता का जो वास्तविक नाम था वो था अब्दुल्ला मोहम्मद बिन तुल्ला, ठीक है, तूता, ये इसका नाम था। उसके बाद अन्य लेखकों के बारे में बात करूँ तो तारानाथ है, यह तिब्बती लेखक था जो कयंगुर या तयंगुर नामक ग्रंथ की रचना की थी इसने और भारतीय इतिहास के बारे में इससे जानकारी मिलती है। बाकी मार्को पोलो तो 13वीं शताब्दी में पांड्य देश की यात्रा पर आया था। इसका विवरण जो पांड्य इतिहास के अध्ययन से के लिए उपयोगी है। इसने वेनिस नामक पुस्तक वेनिस नामक पुस्तक को लिखा था इसने। उसके बाद यूनानी लेखक तो मैंने आप लोगों को पहले से ही बता दिया है, ठीक है। उसके बाद बात करूँ पुरातत्व संबंधी साक्ष्यों के बारे में तो भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह जो कहा जाता है सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। फादर ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी जो उसको कहा जाता है वो हैं सर अलेक्जेंडर कनिंघम। 1400 ईस्वी पूर्व के अभिलेख बेगाच कोई एशिया माइनर से वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र तथा नासत्य के नाम से मिलते हैं। मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण यवन राजदूत हेलियोडोरस के वैसनगर गरुड़ स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। उसके बाद सबसे पहले जो भारतवर्ष का हम जिक्र देखते हैं उसका भारतवर्ष का जिक्र हमें हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलता है। सर्वप्रथम दुर्भिक्ष की जानकारी देने वाला अभिलेख है जो है सोहगोरा अभिलेख और इस अभिलेख में संकट काल के लिए उपयुक्त खाद्यान्न सुरक्षित रखने के भी उल्लेख हैं। सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हूण आक्रमण की जानकारी देने वाला जो अभिलेख है वो है भीतरी स्तंभ लेख। सती प्रथा से आप सब लोग परिचित होंगे कि अगर किसी की
किसी का पति मर जाए तो पत्नी को भी उसकी चिता के साथ ही जलना पड़ता था। तो सती प्रथा का पहला लिखित जो साक्ष्य है वो है ऐरन अभिलेख से मिलता है, जिसके शासक भानुगुप्त थे। सातवाहन राजाओं का पूरा इतिहास उनके अभिलेखों के आधार पर मिलता है। ठीक है। उसके बाद रेशम बुनकरी की श्रेणी की जानकारी जो मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होता है। कश्मीरी नौपाषाणिक पुरास्थल बुर्जहोम से गर्तावास यानी गड्ढा घर का साक्ष्य मिला है। इसमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी। यहाँ मनुष्य के साथ उसके पालतू कुत्ते को भी दफनाने की प्रथा प्रचलित थी। प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता था। इसी को साहित्य में करसार्पण कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता है। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य जो किया था वो यवन राज शासकों ने किया था। तो आप लोगों को थोड़ा इसमें अभिलेखों के बारे में बताती हूँ कि कौन कौन से अभिलेख इसमें इम्पोर्टेंट हैं करके। ठीक है। एक तो है एशिया माइनर बिगाज कोई, मैंने आप लोगों को ऊपर बताया एशिया माइनर अभिलेख 1400 ईसा पूर्व में मिला था करके, और इसमें देवताओं का वर्णन मिलता है। दोनों मैंने बता दिया। उसके बाद हाथी गुम्फा अभिलेख है, महत्वपूर्ण अभिलेख के बारे में बात कर रही हूँ, आप लोग इसको नोट डाउन कीजिएगा। हाथी गुम्फा अभिलेख है जो वो है कलिंग राज खारवेल का। भारतवर्ष का उल्लेख क्या है इसमें। जूनागढ़ अभिलेख तो ये रुद्रदामन का है। ठीक है। नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री का है। प्रयाग स्तंभ लेख ये है समुद्रगुप्त का। ऐहोल अभिलेख यह है पुलकेशिन द्वी का। मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन का है। तो ग्वालियर अभिलेख है जो वो है प्रतिहार नरेश भोज भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख यह है स्कंदगुप्त का। देवपाड़ा अभिलेख यह है बंगाल शासक विजयसेन का। ठीक है। और जो अभिलेख होते हैं उनका अध्ययन वो कहलाता है एपिग्राफी। तो समुद्रगुप्त के बारे में बताऊँ तो थोड़ा सा वीणा बजाती हुई उसका एक सिक्का मिला है, तो कह सकते हैं कि ये एक संगीत प्रेमी था। उसके बाद अरिकमेडो पुदुचेरी के निकट रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। ठीक है। और उत्तर भारत के मंदिरों की कला शैली नागर शैली एवं दक्षिण भारत के मंदिरों की कला शैली द्राविड़ शैली कहलाती थी। दक्षिणापथ के मंदिरों के निर्माण में नागर और द्रविड़ दोनों शैलियों का प्रभाव पड़ा, अतः यह वैसर शैली कहलाती है। दोनों की मिक्स शैली वो क्या कहलाती है, वैसर शैली। पंचायतन शब्द मंदिर रचना शैली से संबंधित है। यह हिंदू मंदिर तब पंचायतन शैली का कहलाता है जब मुख्य मंदिर 4 सहायक मंदिरों से घिरा होता है। पंचायतन मंदिर के उदाहरण हैं कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो में स्थित है, ब्रह्मेश्वर मंदिर भुवनेश्वर में स्थित है, लक्ष्मण मंदिर खजुराहो में स्थित है, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में स्थित है, दशावतार मंदिर देवगढ़ उत्तर प्रदेश में स्थित है, गोंडेश्वर मंदिर है जो वो है महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है। तो आप लोगों को वीडियो के माध्यम से जो हमारे विदेशी यात्री या विदेशी लेखक थे उनके बारे में पता चला होगा और पुरातत्व संबंधी साक्ष्यों के बारे में पता चला होगा। और कल हम बात करेंगे प्रागैतिहासिक काल के बारे में। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए और चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।